Assalamu alaikum, welcome to my channel BS Engineering for All. So today we are going to discuss pharmacology chapter antibiotics. The most important chapter in pharmacology is antibiotics. So let's start the chapter with these objectives, and the first topic is antimicrobial therapy. So what is the antimicrobial therapy? सो एंड एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी जो है एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी हम किसे कहते हैं? एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट एंड माइक्रोबियल का मतलब होता है माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स के अगेंस्ट जो थेरेपी हम दे रहे हैं उसे हम एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी कहते हैं। एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी जो होती है इसे हम या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसकी ग्रोथ को किल कर देते हैं या फिर हम इसे इनहिबिट कर लेते हैं। ओके ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं, प्रोटोजोन्स भी हो सकते हैं। वो थेरेपी जो कि किल करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। यहाँ पे किल का लफ्ज जो आया है कि किल करे अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तो उसे हम माइक्रोबिसीडल थेरेपीज कहते हैं। सीडल का मतलब होता है कंप्लीटली इरेडिकेट, कंप्लीटली किल कर देना। और वो थेरेपी जो कि सिर्फ इनहिबिट करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को, उसको हम माइक्रोबायोस्टेटिक थेरेपीज कहते हैं। यानी कि ये सिर्फ माइक्रोब्स को स्टेटिक कंडीशन में ले आती है, इनहिबिट कर लेती है, किल नहीं करती। देन एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी में 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज एम्पैरिक। एम्पैरिक थेरेपी हम किसे कहते हैं? अगर कोई इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म जो है अगर अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं हुआ है और उसे हम कोई थेरेपी दे रहे हैं, यानी कि वो एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, लेकिन इन्फेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई नहीं हुआ, उसे हम एम्पैरिक थेरेपी कहते हैं। और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आती हैं इसमें। ओके, ये आपने याद रखना है। फिर है डेफिनेटिव। डेफिनेटिव थेरेपी हम किसे कहते हैं? यानी कि डिफाइंड, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि डिफाइंड हो चुका हो, यानी कि हमें मालूम हो चुका हो कि वो एज़ोडोमोनास की वजह से हुआ है, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस से हुआ है, या स्पेलोकोकस की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, आइडेंटिफाई हो चुका हो, उन्हें हम जो थेरेपी बोलते हैं वो डेफिनेटिव होती है। इसमें नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आती हैं। फिर है प्रोफाइलैक्टिव एंड प्रिवेंटिव। प्रोफाइलैक्टिव को हम प्रिवेंटिव थेरेपी भी कहते हैं। प्रोफाइलैक्टिक यानी कि फाइलेक्सिस से पहले का, फाइलेक्सिस से पहले यानी कि इन्फेक्शन होने से पहले प्रिवेंशन के लिए हम देते हैं। और या फिर अगर इन्फेक्शन हो जाए उसके बाद वो रीअकर ना हो, यानी कि वापस ना हो जाए, तो उसके लिए जो हम थेरेपी देते हैं उसे हम प्रोफाइलैक्टिव और प्रिवेंटिव थेरेपी कहते हैं। फिर है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स किसे कहते हैं? एंटीबायोटिक डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम एंटीबायोसिस से, जिसका मतलब होता है अगेंस्ट लाइफ। ग्रीक वर्ड है ये एंटीबायोसिस, इसका मतलब होता है अगेंस्ट लाइफ। एंटीबायोटिक जो होते हैं वो एजेंट होते हैं जो कि दूसरे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं, यानी कि माइक्रोब से बनाए जाते हैं और सिंथेटिकली बनाए जाते हैं ताकि हम स्पेसिफिक बैक्टीरिया को इनहिबिट करने के लिए, यानी कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उससे बना के हम दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल या इनहिबिट कर सकते हैं। बैक्टीरिया जो कि प्रोड्यूस करती हैं जिससे हम एंटीबायोटिक्स मोस्टली बनती हैं वो स्ट्रेप्टोमाइसिस हो सकती हैं एंड बैसिलस हो सकता है। मोल्ड्स में पेनिसिलियम नोटाटम एंड सेफेलोस्पोरियम, ये मोल्ड्स की टाइप है। फिर है बैक्टीरिया एंड एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स का क्या रिलेशन है आपस में? सो बैक्टीरिया एंड एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया जो है बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी को इन्वेड करते हैं, किसी भी रूट से इन्वेड कर सकते हैं। वो रिस्पायरेटरी भी हो सकते हैं, जीआई भी हो सकता है और स्किन भी हो सकती है। ह्यूमन का इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो जब भी बैक्टीरिया अटैक करता है, ह्यूमन का इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिवेटेड हो जाता है। जब बॉडी ह्यूमन का इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है तो बॉडी चाहती है कि वो इस बैक्टीरिया से जो है वो अपने आप को फ्री करना चाहती है, जिसकी वजह से वो कुछ बॉडी को अलार्मिंग साइंस देती है जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के 5 कार्डिनल साइंस हैं: स्वेलिंग, हीट, रेडनेस, पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन। फीवर जो है ये ऑल्सो शो होता है इसमें। जो क्लासिकल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाते हैं, बॉडी को पता चल जाता है कि मेरी बॉडी के अंदर, यानी कि यहाँ पे कोई फॉरेन बॉडी आ गई है जिसे इस बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्फ्लेमेशन हो जाती है, हमें फीवर होता है, रेडनेस, उस साइड पे हीट होता है, पेन होता है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं एंड देन वी टेक एंटीबायोटिक्स इन दी वी आर थेरेप्यूटिकली हमें ट्रीट किया जाता है।
सो एंटीबायोटिक थेरेपी का क्या गोल है? गोल ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी ये है अगेंस्ट बायोटिक यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट है। तो बेसिकली इसका मतलब यही होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया की पॉपुलेशन जो कि हमें जिसने हमारे बॉडी में डिजीज कॉज कर चुका है, उसकी पॉपुलेशन को, उस बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को, बिकॉज बैक्टीरिया जो है बेसिकली तब इन्फेक्शन कॉज करता है जब ये अपनी आईडी वैल्यू तक पहुंच जाता है। आईडी वैल्यू हम कहते हैं इन्फेक्शियस डोज, यानी कि ये जब बैक्टीरिया जो है, अगर एक बैक्टीरिया ने हमारी बॉडी पे अटैक किया है तो ये बैक्टीरिया जो है फिर हमारे बॉडी में अपने रिसेप्टर पे जा, जो साइट होता है वहाँ पे जाके किसी साइट पे अटैच हो जाता है, वहाँ पे फिर ये रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। जब रिप्रोडक्शन इसकी होती है, ये मजीद अपने नंबरिंग में इजाफा करता जाता है, अपनी तरह और बैक्टीरिया बनाता है। जब ये अपने आईडी वैल्यू तक पहुँच जाता है, जब ये अपने आईडी वैल्यू तक पहुंच जाता है, तो आईडी वैल्यू पे पहुंचने के बाद क्या होता है कि आईडी वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसपे बैक्टीरिया जो है वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, तब ये इन्फेक्शन कॉज कर लेता है। इन्फेक्शन हो जाता है हमारी बॉडी पे, और फिर इसके बाद क्या होता है कि जब हम एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं तो एंटीबायोटिक थेरेपी का जो मेन मकसद होता है वो इस आईडी वैल्यू को कम करना होता है, उसकी पॉपुलेशन को कम करना होता है। उस पॉइंट पे जहाँ पे फिर अगर हम जो हमारी जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो ह्यूमन की इम्यून सिस्टम है, वो फिर खुद उससे निपट सकती है, यानी कि उससे जो है डील कर सकती है, तो इतना वो कम कर लेता है। फिर है ग्राम पॉजिटिव वर्सेस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम बेसिकली बैक्टीरिया जो है इसे ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव को बेसिकली इनके सेल वॉल की क्लासिफिकेशन के बेस पे इसे डिवाइड किया गया है, आगे सेल वॉल की वजह से क्लासिफाई किया गया है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं इनका सेल वॉल जो होता है ये थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर से बना होता है, और पेप्टाइड होते हैं, इसमें ग्लाइकेन होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं जब हम इसका स्टेनिंग प्रोसेस करते हैं तो ये पर्पल कलर का स्ट्रेन देता है, जिससे हमें पता चलता है कि ग्राम पॉजिटिव है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है ये थिन लेयर ऑफ पेप्टाइड, अब इसकी जो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर होती है वो थिन होती है, थिन लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, जबकि ग्राम पॉजिटिव की थिक थी। अब ये थिन लेयर किस वजह से, कि इसका एक आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपोपोलीसेकेराइड से बना होता है, लिपिड से बना होता है। इसका जो ग्राम स्टेनिंग पे आता है वो स्टेन पिंक होता है, एंड बोथ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जो है बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं एक्सोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन जो है ये दोनों प्रोड्यूस करते हैं, ग्राम पॉजिटिव भी प्रोड्यूस करता है और ग्राम नेगेटिव भी। ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो कि प्रोड्यूस करता है एंडोटॉक्सिन, और एंडोटॉक्सिन जो बेसिकली ये एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन जो है ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो कि रिलीज करता है इन्फेक्शन कॉज करने के लिए। तो ग्राम एक्सोटॉक्सिन जो है ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया रिलीज करते हैं, एंड दोनों के पास एबिलिटी होती है एक्सोटॉक्सिन रिलीज करने के लिए, लेकिन एंडोटॉक्सिन जो है ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिलीज करता है, और ग्राम पॉजिटिव में सिर्फ लिसिटीरियम मोनोसाइटोजेनेसिस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि एंडोटॉक्सिन रिलीज कर सकता है। हाँ, लेट्स लुक एट द पिक्चर। पिक्चर में अगर आप देखें ग्राम पॉजिटिव को, ये रहा ग्राम पॉजिटिव और ये रहा ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकेन की ये थिक लेयर है, सेल मेम्ब्रेन है, पहले सेल वॉल की थिक लेयर होती है, फिर सेल मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर जो लिपिड्स होते हैं उसे हम लिपोटोइक एसिड कहते हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं उसे हम लिपोटोइक एसिड कहते हैं, और जो सेल वॉल के साथ अटैच होते हैं उसे हम टिकोइक एसिड कहते हैं। सरफेस पे प्रोटीन्स होते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है इसकी पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर जो है वो थिन है, कम है। फिर आउटर मेम्ब्रेन जो होता है इसका पहले वो लिपोपोलीसेकेराइड का होता है, ये लिपोपोलीसेकेराइड का होता है, एलपीएस जिसे हम कहते हैं। सरफेस पे प्रोटीन्स होते हैं, लिपोप्रोटीन पेप्टाइडोग्लाइकेन और फिर सेल मेम्ब्रेन। ओके, फिर डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो है, ये सारा एंटीबायोटिक जो है उसका इंट्रोडक्शन है, की पॉइंट्स है जो कि डेफिनेशंस आ सकती हैं आपके एग्जाम्स में, और ये जानना बहुत जरूरी है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। सो डेफिनेशंस में पहले आती है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी हम किसे कहते हैं? कीमोथेरेपी का मतलब होता है कोई भी केमिकल एजेंट जो होता है जो कि हमारी जो कि सेलेक्टिवली टॉक्सिक होता है कॉजेटिव एजेंट के अगेंस्ट जो डिजीज कॉज कर रहा है।
ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैलिग्नेंट भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं मैलिग्नेंट सेल, यानी कि कीमोथेरेपी में हमारे पास जितनी भी ड्रग्स हैं, जितनी भी दवाइयाँ हैं, वो सारी आ जाती हैं। सारी कीमोथेरेपी हैं क्योंकि सारे केमिकल एजेंट्स हैं जो कि हमारी थेरापेटिकली डिजीज को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। कीमोथेरेपी का क्या मतलब होता है? कीमोथेरेपी का मतलब होता है वो ड्रग्स जो कि हम यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इरिडिकेट करने के लिए या पैरासिटिक वॉर्म्स को इरिडिकेट करने के लिए या मैलिग्नेंट सेल्स, यानी कि बेसिकली हर वो सेल जो कि हमारे अंदर या वो फॉरेन बॉडी जो कि हमें हमारे अंदर डिजीज कॉज कर सकता है, उन सब को ट्रीट करने के लिए हम जो ड्रग्स देते हैं वो कीमोथेरेपी होती हैं। फिर है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हम किसे कहते हैं? एंटी माइक्रोब्स, यानी कि माइक्रोब्स के अगेंस्ट जो हम ड्रग्स देते हैं इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए, उसे हम एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स कहते हैं। एंटीबायोटिक्स हम किसे कहते हैं? एंटीबायोटिक जो है ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकती है। जो ये किल करता है या फिर इनहिबिट कर देता है, इसमें दो लफ्ज आते हैं, या बैक्टीरियोस्टेटिक होगा, बैक्टीरियोसीडल होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या किल करते हैं या इनहिबिट करते हैं। फिर है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हम कहते हैं कि यानी कि जितने भी जो बैक्टीरिया है, फंजाई, यानी कि जो भी माइक्रोब्स वगैरह हैं, जब वो एंटीबायोटिक के इफेक्ट पे कोई भी उसके रेजिस्टेंस शो कर लेते हैं, यानी कि अगर एक ड्रग जो है वो हम ड्रग दे दें, एंटीबायोटिक दे दें किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसकी वजह से किल नहीं हो पा रहा, यानी कि उसने अपनी वो इतना पावरफुल है कि वो एंटीबायोटिक से नहीं किल हो रहा, तो हम कहते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इस एंटीबायोटिक के पे रेजिस्टेंस शो कर रहा है, यानी कि इसके पास वो इतना पावरफुल है कि एंटीबायोटिक उसे किल या इनहिबिट नहीं कर सकती। फिर है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन हम किसे कहते हैं? ये एक्सट्रीम रिस्पॉन्स होता है हमारे बॉडी का किसी भी जो फॉरेन बॉडी जो आ जाती है उस पर जो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है उसे हम कहते हैं इन्फेक्शन। हम किसे कहते हैं? इन्फेक्शन जो है ये इन्फेक्शन हम कहते हैं कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर वो हमारी बॉडी में इन्वेट कर ले, हमारी बॉडी में एंटर हो जाए, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर ले, यानी कि रिप्रोडक्शन कर ले, रिप्रोड्यूस हो जाए और डिजीज कॉज करने के काबिल हो जाए, यानी कि डिजीज कॉज कर सकता हो, उसे हम इन्फेक्शन कहते हैं। फिर है सेप्सिस। सेप्सिस हम किसे कहते हैं? सेप्सिस जो है प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, जब बैक्टीरिया हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, इसे हम कहते हैं सेप्सिस, और बैक्टीरिया भी कहते हैं। जितने भी माइक्रो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म हैं और टॉक्सिन जो कि क्रिएट करते हैं क्रिएटेड बाय इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म इन द ब्लड से, जब इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म जो है वो जितने टॉक्सिन है, जैसे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, अगर वो एंडोटॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन जो है ब्लड स्ट्रीम में जो है रिलीज कर ले और ब्लड स्ट्रीम में जो है वो सारा इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाए, तो उसे हम सेप्सिस कहते हैं। और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसे जो है जो बहुत ज़्यादा फेटल होती है। इसमें सेप्सिस में क्या होता है कि केमिकल रिलीज हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में, और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो हाई लेवल सेवियर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो ट्रिगर हो जाता है थ्रू आउट द बॉडी। इसमें मल्टीपल ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। फिर है सुपर इन्फेक्शन। बेसिकली सेप्सिस जो है हम कहते हैं जब बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। सुपर इन्फेक्शन हम किसे कहते हैं? जब एक इन्फेक्शन हो, प्री एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन हो, और उसके बाद एक और इन्फेक्शन भी आ जाए, जैसे कि अगर आपको बैक्टीरिया इन्फेक्शन है पहले से और साथ साथ में आपको वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी हो गया है, तो एक इन्फेक्शन है वो ट्रीट नहीं हुआ, दूसरा इन्फेक्शन हो गया, इसे हम सुपर इन्फेक्शन कहते हैं। फिर है प्रिंसिपल ऑफ एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी। एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी देने के लिए भी कुछ प्रिंसिपल, कुछ कानून बनाए गए हैं जिसको देखते हुए हम एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी स्टार्ट करेंगे, ऐसे नहीं दी जा सकती। एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी जो है इसमें एक एडवांटेज ये है कि हमारा और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका बायोकेमिकल डिफरेंस होता है। एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स जो होती हैं ये इफेक्टिव होती हैं इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए, वो भी जो कि सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी, यानी कि इनकी सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स की।
जिसकी वजह से इनकी पास एबिलिटी होती है कि किल या इनहिबिट कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दूसरे सेल्स को हार्म किए बिना। सिलेक्शन ऑफ जैसे कि हम कहते हैं कि जो कैंसर एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं वो जो अफेक्टेड सेल्स होते हैं उनके साथ साथ वो नॉर्मल सेल्स को भी जो है वो उनकी ग्रोथ को भी इनहिबिट करते हैं। लेकिन एंटीबायोटिक्स जो है सेलेक्टिवली टॉक्सिक होती है। सेलेक्टिवली टॉक्सिक यानी कि सिर्फ उन सेल्स पे काम करती है जो कि इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। सिलेक्शन ऑफ द एंटी माइक्रोबियल एजेंट, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी को हम किस तरह इसकी सिलेक्शन किस तरह करेंगे कि हमें किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए कौन सी एंटीबायोटिक देनी है। तो इसके लिए कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिज्म आइडेंटिटी के किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने डिजीज कॉज की है, उसका क्या नाम है, वो किस नेचर का है, ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है। फिर ऑर्गेनिज्म ससेप्टेबिलिटी टू पार्टिकुलर, फिर हमने देखना है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो किस एंटीबायोटिक पे इनहिबिट हो सकता है या किल हो सकता है। फिर है साइट ऑफ इन्फेक्शन, किस जगह पे इन्फेक्शन कॉज हुआ है, ब्रेन में हुआ है तो फिर हमने ऐसी एंटीबायोटिक देनी होगी कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सके। पेशेंट फैक्टर देंगे कि पेशेंट को पहले से कोई एडवर्स इफेक्ट, कोई एलर्जी, कोई जो है हाइपर सेंसिटिविटी, कोई रिएक्शन तो नहीं हो सकता, या उसके जो लिवर है वो कैसा है, क्योंकि ड्रग ने जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब होनी होती है, एक्सक्रीट होनी होती है, डिस्ट्रीब्यूट होनी होती है। फिर है सेफ्टी ऑफ द एजेंट, जो ड्रग हम दे रहे हैं क्या वो सेफ है या नहीं। कॉस्ट ऑफ थेरेपी, फिर उसकी कॉस्ट क्या है, वो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कुछ पेशेंट जो है इन्हें एम्पैरिक थेरेपी की जरूरत होती है। एम्पैरिक थेरेपी बेसिकली हम इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं ड्रग की। जब तक हमें बैक्टीरिया यानी कि अगर हमें बैक्टीरिया जो है आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है कि ये बैक्टीरिया है, इसने डिजीज कॉज की है, और हमें आइडेंटिफिकेशन नहीं है और हमने अभी तक उसका कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट नहीं किया है, तो उससे पहले जो है हम ये वाली ड्रग एम्पैरिक थेरेपी देते हैं जिसे हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म। इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म ने इन्फेक्शन कॉज किया है उसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। पहले हमने उसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकें। पहले जो है ऑर्गेनिज्म जो है इसको सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रॉपर ड्रग को चॉइस करने के लिए। जनरली हम कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं ताकि हम कंक्लूसिव डायग्नोसिस पे पहुंच सकें और डिटरमाइन कर सकें कि ये ऑर्गेनिज्म किस ड्रग पे ससेप्टेबल है, ठीक है, किस एंटी माइक्रोबियल एजेंट पे ससेप्टेबल है, यानी कि ससेप्टेबिलिटी शो करता है, रिस्पॉन्स शो करता है। हमने नो है सैंपल कल्चर लेना होता है, उसका कल्चर सेंसिटिव ब्लड कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, स्टूल का करते हैं, टिश्यू का करते हैं, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। एम्पैरिक थेरेपी जो है हम आइडेंटिफिकेशन से पहले क्यों देते हैं। आइडियली एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो होते हैं हम इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए देते हैं, और ये हम तब सेलेक्ट कर सकते हैं जब ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाइड हो जाए हमें और उसकी ससेप्टेबिलिटी भी आइडेंटिफाइड हो जाए। लेकिन अगर कोई क्रिटिकली इल पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी रूम में आया है और हमें उसका कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट में क्योंकि 24 आवर से ज़्यादा लग जाते हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं है, उसकी हमने जान बचानी है, फेटल कंडीशन में है, सो हम इमीडिएट एम्पैरिक थेरेपी देते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देते हैं जो कि हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल या इनहिबिट कर सकता है। डिटरमाइनिंग एंटीमाइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी ऑफ इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म। इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म की हम किस तरह एंटीमाइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी डिफाइन करेंगे कि वो किस एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी पे ससेप्टेबल होगा, रिस्पॉन्स शो करेगा। जब पैथोजन कल्चर्ड हो जाता है और उसकी ससेप्टेबिलिटी जो है वो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक पे आइडेंटिफाई हो जाती है, तब हम एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी जो है वो चूज कर लेते हैं। अब इसमें दो तरह की थेरेपी से, एक बैक्टीरियोस्टेटिक होती है, एक बैक्टीरियोसीडल होती है। बैक्टीरियोस्टेटिक जो है जो सिर्फ बैक्टीरिया की ग्रोथ और रेप्लिकेशन को स्टॉप कर देती है, इनहिबिट कर देती है, जबकि बैक्टीरियोसीडल एजेंट जो होते हैं किल करते हैं बैक्टीरिया को। जैसे कि लिंसोलेट जो है ये बैक्टीरियोस्टेटिक है अगेंस्ट पैराकोकस ओरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के और एंटीरोकोकाई के, लेकिन ये बैक्टीरियोसीडल है अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया के। ओके, फिर इसके बाद है
minimum inhibitory concentration and maximum inhibitory concentration. Minimum inhibitory concentration and minimum bactericidal concentration. Minimum inhibitory concentration क्या है? ये वो concentration है यानी कि एंटीबायोटिक अपनी यानी कि वो लोएस्ट कंसंट्रेशन एंटीबायोटिक की जो कि किसी बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट कर सकती है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट कर सकती है। ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है। इफेक्टिव एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी देने के लिए हमने एंटीबायोटिक कंसंट्रेशन जो है इन बॉडी फ्लूइड शुड बी ग्रेटर देन MIC। अगर हमें क्लिनिकली इफेक्टिव एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी का यानी कि थेरेप्यूटिक इफेक्ट अगर हमें अच्छा चाहिए तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक की जो कंसंट्रेशन है वो मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन से थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, ग्रेटर होती है देन मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन से, ये आपने रखना है। मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन क्या होती है? वो लोएस्ट कंसंट्रेशन एंटीबायोटिक की जो किसी बैक्टीरिया को इनहिबिट कर सकती है, क्योंकि इनहिबिटरी कंसंट्रेशन है। और जब हम क्लिनिकली किसी पेशेंट को मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन से थोड़ा सा ज़्यादा देंगे डोज में, और मिनिमम बैक्टीरियाइड कंसंट्रेशन वो मिनिमम लोएस्ट कंसंट्रेशन होती है एंटीमाइक्रोबियल एजेंट की, एंटीबायोटिक की, जो कि किल कर सके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 99.9% तक किल कर सके। इसे हम कहते हैं मिनिमम बैक्टीरियाइड कंसंट्रेशन। और इसमें क्या होता है कि ये ओवरनाइट ब्रॉड डाइल्यूशन इंक्यूबेशन से किस तरह पता चलता है? एक्चुअली ये एक प्रोसेस होता है, एक टेक्निक होती है जिसमें डिफरेंट कंटेनर्स लिए जाते हैं और उसमें ब्रॉथ जो होता है उसका इक्वल वॉल्यूम डाला जाता है। 24 इसका जितने डिफाइंड टाइम होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है इंक्यूबेशन का, उसके बाद जब हम देखते हैं तो जिस जार में या जिस कंटेनर में बैक्टीरिया ज़्यादातर किल हुए होते हैं तो हम वो वाला एंटीबायोटिक फिर देते हैं। फिर है इफेक्ट ऑफ द साइट ऑफ इंजेक्शन ऑन थेरेपी, इन्फेक्शन, सॉरी यहाँ पे इन्फेक्शन है, ये मिस्टेक हुआ है। इफेक्ट ऑन द साइट ऑफ इन्फेक्शन, इफेक्ट ऑफ साइट ऑफ द इन्फेक्शन ऑन थेरेपी, यानी कि किस साइड, जो साइट है कहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है थेरेपी के लिए। कि अगर इन्फेक्शन जो है वो ब्रेन में हुआ है तो ज़रूरी है कि वो एंटीबायोटिक ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सके। ब्लड ब्रेन बैरियर जो होते हैं यहाँ पे सिंगल लेयर एंडोथेलियल सेल्स होते हैं जिसके टेल एक दूसरे के साथ जंक्शन में होते हैं, और ये जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एंट्री को इनहिबिट, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को इनहिबिट करते हैं। वो मॉलिक्यूल्स इसमें सिर्फ एंटर हो सकते हैं जो कि स्मॉल और लिपोफिलिक होते हैं, यानी कि लिपिड सॉल्युबल होते हैं और स्मॉल होते हैं। सो अगर हमने कोई ऐसी एंटीबायोटिक दी है कि वो स्मॉल भी नहीं है, लिपोफिलिक भी नहीं है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती। और अगर किसी पेशेंट को मेनिंजाइटिस हुआ है, मेनिंजाइटिस बेसिकली जो है ये इन्फ्लेमेशन होती है मेनिंजिस की, जो कि बैक्टीरियल भी हो सकती है, वायरल भी हो सकती है, ज़्यादातर बैक्टीरियल होती है। सो अगर हमने ये मेनिंजाइटिस के लिए कोई ड्रग दी है और वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती तो वो मेनिंजाइटिस को भी ट्रीट नहीं कर सकती। तो हमने मेनिंजाइटिस के लिए वो ड्रग्स देनी होती है जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सके। Penetration concentration of antimicrobial agent is the CSI has been particularly influence होता है by following factors, यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिससे इसकी जो पेनिट्रेशन जो है वो इफेक्ट होती है। पहला है लिपिड सॉल्युबल ड्रग। अगर लिपिड सॉल्युबल ड्रग है तो ये CSF को क्रॉस कर सकती है, सॉरी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है, जैसे कि क्विनोलॉन्स एंड मेट्रोनिडाजोल जो है, ये दोनों ड्रग जो हैं ये सीएनएस को पेनिट्रेट करती हैं। इसमें बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती हैं, ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं, यानी कि इसमें बीटा लैक्टम लिंक होती है, जैसे कि पेनिसिलिन, क्विनोलॉन एंड मेट्रोनिडाजोल जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पेनिट्रेट कर सकती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है। जबकि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जो है जैसे कि पेनिसिलिन, ये आयनाइज्ड होती है एंड फिजियोलॉजिक पीएच पे और लो सॉल्युबिलिटी होती है, यानी कि लिपिड सॉल्युबल भी नहीं होती है, जिसकी वजह से ये सीएनएस को पेनिट्रेट नहीं कर सकती। अगर पेनिट्रेशन होती भी है तो लिमिटेड होती है। फिर है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ड्रग। लो मॉलिक्यूलर वेट होगा उतनी ही ज़्यादा वो इजीली जो है वो फ्लो कर सकता है और फिर ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। अगर हाई मॉलिक्यूलर वेट है तो वो नहीं कर सकता। फिर है प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग। जो ड्रग्स हाईली प्रोटीन बाउंड होती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है, उनकी इफिकेसी भी कम हो जाती है और
वो जो है इजीली एब्जॉर्ब भी नहीं हो सकती और ना ही डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं। इसके बाद है पेशेंट में कौन कौन से फैक्टर्स हमने देखते हैं। पेशेंट का इम्यून सिस्टम देखना है कि क्या उसका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग है या नहीं है। जो लो इम्यून सिस्टम कंटेनिंग पेशेंट्स होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, वीक है, तो हम उनका डोज फिर इंक्रीज करते हैं, उनके लिए कुछ और मैनेजमेंट करते हैं। फिर है रिनल डिस्फंक्शन। अगर किसी पेशेंट का रिनल डिस्फंक्शन हुआ है, हमने उसका सीरम क्रिएटिनिन लेवल देखना है, frequently used as an index of renal function for adjustment of ड्रग जो है वो एक्सक्रीटेड होती है, यानी कि मेटाबॉलिज्म उसकी जो है वो लिवर में होती है, फिर जाके वो एक्सक्रीट होती है। रिनल रूट से अगर एक्सक्रीट हो रही है तो हमने रिनल फंक्शंस को भी देखना है, रिनल फंक्शन RFTs करनी है, रिनल फंक्शन टेस्ट करने हैं, ताकि हम उसका ड्रग जो है वो एडजस्ट कर सके उसका डोज, अगर उसमें रिनल डिस्फंक्शन है। फिर हेपेटिक डिस्फंक्शन, जैसे कि मैंने कहा कि मेटाबॉलिज्म जो है ड्रग की वो लिवर में होती है, तो लिवर फंक्शन टेस्ट भी हमने करते हैं, LFTs करने होते हैं उसके एंजाइम्स देखने के लिए। पुअर परफ्यूजन अगर किसी पेशेंट की है तब भी हम उन्हें नहीं दे सकते, यानी कि अगर ऑक्सीजन लेवल कम है। फिर है एज को भी हम देखेंगे, उसके हिसाब से हम डोज देते हैं। प्रेगनेंसी में हम जो है वो देखेंगे प्रेगनेंसी के कौन सी ड्रग्स कंट्राइंडिकेटेड है। लैक्टेशन में देखेंगे कि कौन सी ड्रग्स जो है अगर वो जो है मिल्क में इजेक्ट नहीं हो सकती या हो सकती हैं। फिर है सेफ्टी ऑफ द एजेंट, हमने देखना है कि थेराप्यूटिक इंडेक्स हमने देखना है, सेफ्टी एजेंट देखना है। थेराप्यूटिक इंडेक्स बेसिकली होता है कि इस ड्रग का जो थेराप्यूटिक इंडेक्स है वो क्या है, कि अगर हम इसका डोज जो है वो ऊपर नीचे करें तो क्या पेशेंट के लिए फैटल या हार्मफुल हो सकता है या नहीं। कॉस्ट ऑफ थेरेपी देखनी है कि जो थेरेपी हम उन्हें बता रहे हैं उसकी क्या कॉस्ट वो अफोर्ड कर सकती हैं या नहीं। सो प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है ये प्रेजेंट है तो उस केस में हमने क्या करना है। प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रेजेंट है तब हमने ये स्टेप फॉलो करने हैं, अगर नहीं है तब हमने ये स्टेप फॉलो करने हैं। यानी कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो हमने डिटरमाइन करना है प्रोबेबल साइट ऑफ इन्फेक्शन की किस साइड पे इन्फेक्शन हुआ है। हमने कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करनी है ब्लड के। बिनाइन एम्पैरिक थेरेपी हम दे सकते हैं अगर पेशेंट की कंडीशन जो है वो वर्स हो रही है। और जब हम कल्चर सेंसिटिविटी कर लें तो एंटी 3 ग्राम स्टेनिंग के बाद हमने स्ट्रीमलाइन एंटीबायोटिक देनी है, नैरो स्पेक्ट्रम देनी है, क्योंकि हमें अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई हो चुका है। तो इससे क्या होगा कि उनकी कोलोनाइजेशन जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। फिर है अगर इन्फेक्शन नहीं है बैक्टीरिया तो हमने ऑब्जर्व करना है, क्लोजली ऑब्जर्व करने कल्चर्स। अगर पेशेंट वर्सन हो रहा है तो हमने जो है एम्पैरिक थेरेपी दे देनी है। स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक जो है इसके स्पेक्ट्रम जो है कितने होते हैं और ये स्पेक्ट्रम होता क्या है। बेसिकली 3 टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम्स होते हैं। एक है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नैरो स्पेक्ट्रम हम कहते हैं कि नैरो स्पेक्ट्रम हम कहते हैं जो कि स्पेसिफिकली कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे एक्ट करता है, औरों पे नहीं करता। आइसोनाइज जो है ये सिर्फ माइकोबैक्टीरियम पे एक्ट करता है, माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस के उसमें हम देते हैं। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम हम कहते हैं कि ये कुछ ग्राम पॉजिटिव और कुछ ग्राम नेगेटिव दोनों पे एक्ट करेगा, लेकिन कुछ पे। नैरो स्पेक्ट्रम जो है या तो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव पे करेगा या ग्राम नेगेटिव। तो एम्पिसिलिन जो है ये ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट और कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे भी एक्ट करता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हम किसे कहते हैं। ब्रॉड का मतलब होता है एवरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे, चाहे वो ग्राम नेगेटिव हो ग्राम पॉजिटिव हो, कोई बैक्टीरिया है उन सब पे एक्ट कर सकती हैं। टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकोल जो है ये वाइड वैरायटी ऑफ माइक्रोबियल स्पीशीज पे एक्ट करते हैं। जैसे कि ये चार्ट है, इस चार्ट में से ये चार्ट भी याद रखना जरूरी है। जैसे कि पेंसिलिन है, पेंसिलिन जो है ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव और मैक्लामीडिया पे एक्ट करता है। सल्फोनामाइड, सेफालोस्पोरिन, क्विनोलोन एंड कार्बापेनम्स जो है ये ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव के लिए सिर्फ है। स्ट्रेप्टोमाइसिन माइकोबैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव के लिए है। टेट्रासाइक्लिन जो है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, सारों के लिए है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों के लिए, माइकोबैक्टीरिया के लिए नहीं है। बिकॉज माइकोबैक्टीरिया जो है ये सेल वॉल लेस बैक्टीरिया होता है। माइकोबैक्टीरिया का मतलब इसमें सेल वॉल नहीं होता है। फिर है आइसोनाइज जो है ये सिर्फ माइकोबैक्टीरिया के लिए है। एंड पोलीमाइक्सिन जो है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इन दोनों में डिफरेंस आप दोनों को याद होना चाहिए। पोलीमाइक्सिन भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए एंड वैनकोमाइसिन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे एक्ट करता है। फिर है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस हम किसे कहते हैं। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होती है, यानी कि
जो एंटी माइक्रोबियल यानी कि एंटीबायोटिक्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके खिलाफ कैसे रेजिस्टेंस शो कर लेते हैं, यानी कि उसे कैसे फेल कर देते हैं एंटीबायोटिक को। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो एबिलिटी होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कि वो किस तरह से रेजिस्ट करते हैं द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स इन सम सेम डोजेज, यानी कि सेम डोजेज में अगर हम ड्रग दे रहे हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उस पर रेजिस्ट शो कर लेते हैं, यानी कि वह एंटीबायोटिक जो है वो फेल हो जाती है, वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं कर सकती। जब ड्रग लूज कर लेती है एबिलिटी टू, या तो वो किल नहीं कर सकती और इनहिबिट नहीं कर सकती माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, और माइक्रोब जो है वो सरवाइव कर जाते हैं ड्रग की प्रेजेंस में, तो जिसमें वो प्रीवियसली ससेप्टेबल थे, इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। बेसिकली सिंपल मतलब में अगर हम एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस समझे तो जब एक पेशेंट है उसे हमने एंटीबायोटिक की एक डोज दे दी, तो वो थेराप्यूटिकली उसने इफेक्ट शो किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल या इनहिबिट कर लिया। अगेन हमने जब दूसरी डोजेज दी, यानी कि हमने उसका इन्फेक्शन जो है वो सब कुछ ठीक हो गया, उसी पेशेंट को अगर वापस से कभी कोई इन्फेक्शन हुआ और हमने वही इन्फेक्शन हुआ और हमने वही सेम डोजेज वापस उसे दे दी, वही एंटीबायोटिक दे दी, अब वो एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म पहले आदी हो चुका था, उसने रेजिस्टेंस शो कर ली थी, उसने कुछ ऐसी अपने अंदर वो चेंजेस लेके आया कि उसने अब रेजिस्टेंस शो कर ली और एंटीबायोटिक जो है अब वो काम नहीं कर रही। सेम इन्फेक्शन है, सेम एंटीबायोटिक है, सेम डोजेज है, लेकिन काम नहीं कर रहा, फेल हो गया है। इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस, कि ये बैक्टीरिया जो है इसने रेजिस्टेंस शो कर ली है अगेंस्ट एंटीबायोटिक। फिर है इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस। इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस हम किसे कहते हैं? इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस हम कहते हैं इननेट रेजिस्टेंस को। जब बैक्टीरियल स्पीशीज जो है वो एंटीमाइक्रोबियल ड्रग पे रेजिस्ट करते हैं, वो भी इननेट, यानी कि पहले से ही वो रेजिस्ट करते हो, यानी कि वो उस पर वो ऐसी एंटीबायोटिक हम दे रहे हैं कि वो उसके लिए बनी ही नहीं है, उस ऑर्गेनिज्म के लिए वो उस पर कोई भी इफेक्ट शो नहीं कर सकती। बेसिकली हम इसे इनसेंसिटिविटी भी कह सकते हैं। ये ज़्यादातर इनसेंसिटिविटी जो है वो सिर्फ उन ऑर्गेनिजम्स में होती है जो कि उस ड्रग पे कभी भी ससेप्टेबल नहीं थे, यानी कि वो ड्रग कभी भी उनके लिए बनी ही नहीं थी। ये कब हो सकता है? लैक ऑफ एफिनिटी ऑफ द ड्रग फॉर बैक्टीरियल टारगेट, यानी कि जब ड्रग जो है उसकी एफिनिटी ना हो बैक्टीरियल टारगेट पे, यानी कि वो एफिनिटी रखता ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकता और हम दे रहे हैं, सो ये हमारा माल प्रैक्टिस होगा। फॉर एग्जाम्पल पेंसिलिन जो है ये इफेक्टिव नहीं होती अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम पेंसिलिन नहीं दे सकते। एज द लेटर डज नॉट कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकेन, किस वजह से? क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल नहीं होता है। जैसे कि हमने कहा माइकोबैक्टीरियम जो है वो बैक्टीरिया होता है जो सेल वॉल लेक करता है, उसमें सेल वॉल नहीं होता है। और पेंसिलिन उन बैक्टीरिया पे एक्ट करता है जो कि जिसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल होता है, बिकॉज पेंसिलिन मेनली ही सेल वॉल पे एक्ट करता है। और अगर हम पेंसिलिन ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को दे रहे हैं तो ये हमारा माल प्रैक्टिस हुआ, क्योंकि वो इननेटली माइकोबैक्टीरियम जो है वो इननेटली इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस है उसके पास, कि वो पेंसिलिन जो है उस पर एक्ट नहीं कर सकती, उसे ख़त्म नहीं कर सकती। फिर है इनएक्सेसिबिलिटी ऑफ द ड्रग इनटू द बैक्टीरियल सेल। अब इनएक्सेसिबिलिटी क्या हो गई बैक्टीरिया से, यानी कि ड्रग जो है वो बैक्टीरियल सेल में जा ही नहीं सकता, उसे क्रॉस ही नहीं कर सकता। जैसे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है ये नेचुरली रेजिस्टेंस होता है टू वेनकोमाइसिन एंड पेंसिलिन जी एंड वी। किस वजह से? जैसे कि हमने पढ़ा कि वेनकोमाइसिन सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे करता है, और अगर वेनकोमाइसिन हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे अप्लाई कर रहे हैं तो ये हम गलत कर रहे हैं, बिकॉज उनके पास इननेटली ये एबिलिटी है कि वो इस पे एक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो आउटर मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट नहीं कर सकती। बिकॉज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वेनकोमाइसिन जो है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए हम देते हैं और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए देते हैं, ग्राम नेगेटिव को नहीं दे सकते। वेनकोमाइसिन जो पेप्टाइडोग्लाइकेन रेयर को पेनिट्रेट कर सकती है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उसकी आउटर लेयर लिपोपोलीसेकेराइड होती है, उसे पेनिट्रेट नहीं कर सकती। सो मोस्टली हम जो कहते हैं कि जितने भी ड्रग्स जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव पे भी एक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव के लिए होते हैं जरूरी नहीं है कि वो ग्राम नेगेटिव पे भी एक्ट करें।
फिर है एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, एक इननेट रेजिस्टेंस हो गई, यानी कि पैदाइशी जो उसके पास एबिलिटी थी कि वो रेजिस्ट कर सकता था। अब एक्वायर्ड रेजिस्टेंस यानी कि लाइफ टाइम में वो बैक्टीरिया एक्वायर्ड कर लेता है इन्फेक्शन के दौरान, लाइफ टाइम में जब वो अपनी ग्रोथ कराए उस टाइम में, जब वो लाइफ टाइम में एक्वायर्ड कर ले रेजिस्टेंस किसी एंटीबायोटिक पे, तो इसे हम एक्वायर्ड रेजिस्टेंस कहते हैं। जब माइक्रोब जो है ये गेन कर लेते हैं एबिलिटी कि वो ग्रो कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्रग में, जिसमें प्रीवियसली वो नहीं कर सकते थे, लेकिन अब वो कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्रग में। सो एक्वायर्ड रेजिस्टेंस जो है ये तब डेवलप होती है जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ड्रग पे कोई भी रिस्पॉन्स शो ना कर रहे हों, जिसके लिए वो प्रीवियसली ससेप्टेबल थे। वही बात आ गई कि पहले पेशेंट को हमने दिया इन्फेक्शन के लिए तब वो ठीक हो गया था, लेकिन वापस हमने वो ड्रग दी तब वो ठीक नहीं हो रहा, अब उसने रेजिस्टेंस, उसके माइक्रोब ने रेजिस्टेंस शो कर दी है। सो बीटा लैक्टामेज एक्टिविटी, बीटा लैक्टामेज जो है ये एक एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया रिलीज करते हैं। सो ये एंजाइम है जो कि हाइड्रोलाइज करता है साइक्लिक एमाइड बॉन्ड ऑफ बीटा लैक्टम रिंग। एक होता है बीटा लैक्टामेज, एक होता है बीटा लैक्टम। बीटा लैक्टम जो है ये एंटीबायोटिक है, जबकि बीटा लैक्टामेज जो है ये एंजाइम है जो कि रिलीज होता है बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो बीटा लैक्टामेज जो है ये एंटीबायोटिक, जो कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती है, उनके बीटा लैक्टम जो रिंग होता है इसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं, तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनकी बैक्टीरियोसीडल एक्टिविटी जो है वो लॉस हो जाती है। फिर है अल्टर्ड पीबीपीज। पीबीपीज क्या होते हैं? पीबीपीज जो है ये है प्रोटीन बाइंडिंग, पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं। पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो है ये क्या होते हैं? एक्चुअली ये जब सेल वॉल बन रहा होता है तो सेल वॉल में, ये सेल वॉल है पेप्टाइडोग्लाइकेन, यहाँ पे अमाइनो एसिड्स होते हैं। ओके, ये अमाइनो एसिड 4 होते हैं, इस तरह रिंग के फॉर्म चेन होती है, और यहाँ पे भी ये अमाइनो एसिड्स होते हैं, इनकी चेन होती है। इसी तरह यहाँ पे फिर से अमाइनो एसिड हो गया, यहाँ पे अमाइनो एसिड। ओके, सो अब ये जो ये इसका जो लास्ट अमाइनो एसिड होता है ये होता है लाइसीन, और इसका जो होता है ये होता है लाइसीन होता है, और इसका होता है ओके एलेनिन और लाइसीन होता है। इनके दरमियान जो है ये बॉन्ड जो बनता है इसे हम कहते हैं पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, जो कि इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनाते हैं ताकि ये सेल वॉल जो है ये इस तरह से फिर ग्रोथ करता रहे, ये इस तरह से फिर बनता जाता है। सो ये मॉडिफाइड पेंसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो है इनकी भी लो एफिनिटी होती है फॉर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, यानी कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जो है वो इस पे इतनी वो एक्ट नहीं कर सकती। देन यहाँ पे आ गया है ये सेंसिटिविटी टेस्ट के बारे में बता रहे हैं कि डे 1 पे हमने देखा कि ये जो है प्रोडक्शन हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा इसकी, और ये डे 1 है, इस पर हमने कल्चर सेंसिटिव जो प्रोडक्शन जो है वो रेप्लिकेशन बैक्टीरिया ज़्यादा कर रहा है, हमने एंटीबायोटिक डाली, ये बैक्टीरिसीडल, अगर इसे फुल किल कर दिए तो मतलब कि ये बैक्टीरिसीडल था। अगर ये कुछ रह गए हैं तो उतनी ही है, लेकिन वो एक्टिविटी उनकी कम हो गई है, यानी कि एक्टिविटी उन्होंने इनहिबिट कर दी है, तो मतलब ये बैक्टीरियोस्टेटिक है। एंड रेजिस्टेंस क्या होता है कि हमने इनसेंसिटिव स्ट्रेन होता है उसमें हमने एंटीबायोटिक डाली और उसकी मजीद रिप्रोडक्शन और भी ज़्यादा हो रही है, कम नहीं हो रही है, तो इसे रेजिस्टेंस यानी कि इस पर एक्ट नहीं कर सकता। सेंसिटिव स्ट्रेन विद रेजिस्टेंट म्यूटेंट, यानी कि इसमें जो है ये सेंसिटिव स्ट्रेन है और इसमें कुछ रेजिस्टेंट म्यूटेंट है, यानी कि कुछ भी ये सिलेक्शन कर लेता है, कुछ सेलेक्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। फिर एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स। एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं? कॉमन माइक्रोब जो कि कॉज करते हैं डिजीज, उसमें है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के लिए हम एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स देंगे, एंड वायरसेस के लिए एंटीवायरल ड्रग्स देंगे, फंजाई के लिए एंटीफंगल देंगे, एंड प्रोटोजोआ के लिए एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स देंगे। लेकिन इस चैप्टर में बेसिकली हम एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, वो डिजीजेस जो कि कॉज होती है बैक्टीरिया। हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक, यानी कि एंटीबायोटिक पहले डिस्कवर नहीं हुई थी, जिन्हें भी कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता था वो उनकी डेथ हो जाती थी, ट्रीट नहीं हो पाता था। सो पेंसिलिन से पहले, जब पेंसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो कि डिस्कवर्ड हुई थी, उससे पहले इंट्रोडक्शन देयर वाज नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं था, किसी भी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं था। 1928 में जब पेंसिलिन डिस्कवर्ड हुई, ये फर्स्ट ट्रू एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड हुई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर्ड की। प्रोफेसर था ये बैक्टीरियोलॉजी का,
एट सेंट मैरी हॉस्पिटल इन लंदन में। ये एक प्रोफेसर था बैक्टीरियोलॉजी का। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है ये बेसिकली एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है ये अपने काम में इसकी असल में स्टोरी किस तरह थी कि इसकी अपनी एक लेबोरेटरी थी जहाँ पे ये काम करता था, डिफरेंट माइक्रोब्स पे जो है रिसर्च कर रहा था। एक दिन क्या हुआ कि इसे जो है इसकी जो बीवी है उसका इसे कॉल आया कि वो जल्दी से घर आ जाए। उस टाइम वो अपने जो है स्ट्रेन्स उसने बनाए हुए थे, कल्चर उसने किए हुए थे, कुछ बैक्टीरिया जो है उसे कल्चर किया हुआ था, उसको टेस्ट करना था उसे। जब उसकी कॉल आ गई, उसने उसे कहा कि जल्दी घर आ जाओ। तो जब वो हड़बड़ी में उसने अपने काम में जो है वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ा गया, यानी कि जल्दी जल्दी में काम ख़त्म करने लगा और उससे कुछ पेट्री डिशेस जो हैं जो कल्चर करनी थी वो उससे अनकवर्ड रह गई। उसे कवर करना था लेकिन वो अनकवर्ड रह गई उससे। जब वो हॉलीडे से कुछ दिन बाद वापस आया तो उसने देखा कि वहाँ पे फंगल पेंसिलिनियम नोटाटम, पेंसिलिनियम नोटाटम जो है ये फंजाई का नाम है, एक फंगस है, had contaminated a culture plate of Staphylococcus bacteria. Staphylococcus बैक्टीरिया जिसने उसे कल्चर किया था उसने पेट्री डिश में, वो जो है उसने फंगल वहाँ पे फंजाई उसने वहाँ पे देखा। अपॉन द माइक्रोस्कोप उसने अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया कि वो कल्चर पेट्री डिश जो उसने अनकवर्ड उससे रह गई थी उसमें जितने भी बैक्टीरिया थे स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया वो किल हो गए थे और वहाँ पे उसने जो उसे मिले पेंसिलियम नोटाटम मेरा फंजाई। तो वो फंगस द फंगस हैड क्रिएटेड बैक्टीरिया फ्री जोन, जिसकी वजह से उसने जहां जहां पे फंगस है वहां पे बैक्टीरिया किल हो चुके थे फंजाई की वजह, और वहां पे फंगस था। फ्लेमिंग ने आइसोलेट किया एंड ग्रू मॉडर्न प्योर, फिर उसने वहां से वो पेंसिलियम नोटाटम लिया और उसे प्योर कल्चर में ग्रो किया। उसने देखा कि पेंसिलियम नोटाटम जो है proved extremely effective even at very low concentration preventing Staphylococcus growth। उसने देखा कि अगर हम इसे 800 टाइम्स भी मैंने पेंसिलियम नोटाटम को हम डाइल्यूट कर लें तो बहुत ही लो कंसंट्रेशन पे भी वो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया जो है उसे किल कर सकता है, इनहिबिट कर सकता है। फ्लेमिंग ने पब्लिश की हिज फाइंडिंग इन द ब्रिटिश जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी इन जून 1929 में उसने ये पब्लिश की अपनी सारी डिस्कवरी एंड इसे इसीलिए और इन्होंने डिस्कवर की फर्स्ट टू एंटीबायोटिक जिसपे इन्हें नोबेल प्राइज मिला। देन क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स की क्लासिफिकेशन किस तरह की गई है। इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, इसमें 4 मेनली क्लासिफिकेशन है वो जो कि सेल वॉल को इनहिबिट करते हैं। उसमें है पेंसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, कार्बापेनेम्स, मोनोपेक्टम्स, एस्ट्रियोनेम, ग्लाइकोपेप्टाइड, वेनकोमाइसिन, ये एक हम करके डिस्कस करेंगे। सेकेंड है इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, बैक्टीरिया में जो प्रोटीन बनते हैं उसकी सिंथेसिस को किस तरह इनहिबिट किया जाता है। उसमें क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड, ऑक्सैलिजोलिडोनॉल, लिजोलेट एंड एमाइलोग्लाइकोसाइड्स। फिर है न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट किस तरह करेंगे, क्विनोलोन्स जो है उनके लिए है, एंड इनहिबिट फोलेट मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करने के लिए डाइमेथोप्रिम, सल्फामेथोक्सोल। अब ये ड्रग्स किस तरह से बैक्टीरिया की एक्टिविटी, नॉर्मल एक्टिविटी को इनहिबिट कर सकती हैं। सो मेनली बैक्टीरिया जो होता है इसके अंदर अपना डीएनए होता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, फर्दर न्यू बैक्टीरिया बनाता है। ये डीएनए जो है कन्वर्ट होता है मैसेंजर आरएनए में थ्रू ट्रांसक्रिप्शन के जरिए से एंड देन ट्रांसलेशन के जरिए से ये प्रोटीन्स बनाता है। सेल वॉल को इनहिबिट करने के लिए इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस जो है उसके लिए पेंसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, वेनकोमाइसिन, बैक्टीरिया बेसिट्रिसिन ये सारे रिक्वायर्ड होंगे। ये सेल वॉल पे एक्ट करते हैं ये ड्रग्स। फिर प्रोटीन सिंथेसिस को जो इनहिबिट करते हैं यानी कि जो ट्रांसलेशन के पॉइंट पे एक्ट करेंगे, प्रोटीन बनने नहीं देंगे, बिकॉज प्रोटीन्स बनेंगे तो ये फर्दर ग्रो करेगा और प्रोटीन बनने के बाद ही इन्फेक्शन कॉज करता है। सो इसमें क्लोराम्फेनिकोल, इथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड सेप्टोमाइसिन आएगा। फिर है रेप्लिकेशन, इसके फर्दर डीएनए बनाने से ये और रेप्लिकेशन यानी कि रिप्रोडक्शन करेगा, मजीद बैक्टीरिया बनेगा। सो इसको इनहिबिट करने के लिए है क्विनोलोन्स, रिफेम्सिन। फिर है इसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी इन सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल मिनरल, यानी कि इसकी मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करने के लिए जो इसे खुराक दे रही है, फोलिक एसिड दे रही है, उसको हम इनहिबिट करेंगे थ्रू सल्फोनामाइड एंड ट्राइमेथोप्रिम। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं पोलीमाइजीन बी।